क्लास 10 लास्ट क्लास में हमने ट्रायंगल चैप्टर में थेल्स थ्योरम का प्रूफ देखा था। अब आज इस क्लास में हम कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम की बात करेंगे या फिर कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम की बात करेंगे, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ठीक है। और उसके बाद हम फर्स्ट एक्सरसाइज पे भी थोड़ा सा स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज हम कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम से, ठीक है। तो कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम में सबसे पहले जो हम लिखेंगे वो होगा उसका स्टेटमेंट, कि स्टेटमेंट क्या होता है कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम का, ठीक है। If a line divides any two sides, if a line divides any two sides of a triangle in the same ratio, then the line is parallel to the third side, ये हमारा एक्चुअल स्टेटमेंट है कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम का, ठीक है। इसमें ये कह रहा है कि इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो, देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। मतलब कि अगर हम कोई ट्रायंगल बनाएं, सपोज हमने नाम दे दिया इसको ए बी सी, सपोज हमारा कोई ट्रायंगल है और कोई एक लाइन है DE और कह रहा है ये जो DE लाइन है वो इन दोनों साइड्स को यानी कि AB और AC को इक्वल रेशियो में डिवाइड करता है, सेम रेशियो में डिवाइड करता है। यानी कि हमें इसमें गिवन जो है, इसमें हमारा गिवन क्या है भाई, AD by DB इज इक्वल टू AE by EC, ये हमें गिवन है। और हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है कि ये जो लाइन DE है वो हमारा इस थर्ड लाइन, ये जो लाइन DE है वो इस थर्ड साइड BC के पैरेलल होगा। टू प्रूव, और हमें प्रूफ करना है कि DE इज पैरेलल टू BC, ठीक है। ये चीज हमें प्रूव करना है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, देखो इसमें इस प्रूफ को हम कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब है कि जो चीज हमें प्रूव करना है हम स्टार्टिंग में मान के चलेंगे कि वो नहीं है। यानी कि जैसे हमें प्रूव करना है कि DE इज पैरेलल टू BC, DE और BC को हमें पैरेलल दिखाना है, तो हम सबसे पहले मान के चलेंगे कि DE इज नॉट पैरेलल टू BC, DE हमारा पैरेलल टू BC नहीं है। तो हम मान लेंगे कि लेट DE नॉट पैरेलल टू BC। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि जो DE है वो हमारा BC के पैरेलल नहीं है, ठीक है। अगर DE हमारा BC के पैरेलल नहीं है, इसका मतलब कोई तो दूसरा एक और लाइन होगा जो कि BC के पैरेलल हो। तो मान लिया हमने ये D से ही स्टार्ट करके
एक लाइन और खींच दिया, सपोज ये है हमारा ई डैश, ठीक है, हमने एक और लाइन खींच दिया डी ई डैश, और हम ये कह रहे हैं कि अगर डी ई हमारा बीसी के पैरेलल नहीं है तो हम मान रहे हैं कि ये जो डी ई डैश है वो हमारा पैरेलल है बीसी के, ठीक है। तो हमने यहां लिखा है कि डी पैरेलल टू बीसी नहीं है, देयरफॉर लेट डी ई डैश इज पैरेलल टू बीसी, ठीक है। तो अगर डी ई डैश हमारा बीसी के पैरेलल है, अगर डी ई डैश हमारा बीसी के पैरेलल है तो हम इसमें थेल्स थ्योरम लगा सकते हैं। तो थेल्स थ्योरम लगा सकते हैं, अगर हम लगाएंगे तो क्या लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम, AD by DB is equal to AE dash upon E dash C, ठीक है। यहां लिखेंगे अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम या फिर अकॉर्डिंग टू BPT बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम और BPT थ्योरम, AD by DB is equal to AE dash upon E dash C, ठीक है, AE dash upon E dash C, इतना समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे कि, लेकिन ये तो हमने अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम लिखा है, बट हमें गिवन क्या है, हम ये चीज को भी देखेंगे कि हमें गिवन क्या है भाई। गिवन है हमें कि AD by DB is equal to AE by EC, तो इस चीज को हम यहां पे लिखेंगे, बट गिवन दैट AD by DB is equal to AE by EC, ठीक है, AD by DB is equal to AE by EC, क्लियर। तो अब देखो भाई, दोनों इक्वेशन का, ये ऊपर वाला इक्वेशन और नीचे वाले इक्वेशन का, दोनों का जो लेफ्ट हैंड साइड है वो सेम है, AD by DB। इसका मतलब जब दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो दोनों का राइट हैंड साइड भी सेम होगा, इक्वल होगा। तो हम यहां से लिख सकते हैं, अगर हम इस तरफ लिखे थोड़ा और, तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल, इसका मतलब दोनों का राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा। देयरफॉर AE by EC is equal to AE dash by E dash C, दोनों का राइट हैंड साइड इक्वल हो गया, AE by EC is equal to AE dash upon E dash C। अब क्या करेंगे, इसमें हम दोनों साइड में हम +1 कर दें, दोनों साइड लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड में हम +1 करेंगे, तो ये हो जाएगा AE by EC +1 is equal to AE dash upon E dash C +1। तो अगर हम इसमें एलसीएम ले लें तो ये क्या हो जाएगा भाई, EC इसमें एलसीएम होगा और ऊपर कितना आएगा AE plus EC और इक्वल टू, इधर भी अगर हम E dash C को एलसीएम ले लें तो ऊपर क्या आएगा AE dash plus E dash C, ठीक है। अब AE plus EC अगर हम फिगर पे देखें, फिगर में अगर देखें तो AE plus EC इज इक्वल टू कितना होगा, AC हो जाएगा। तो यहां पे हम ऊपर लिख दें AC अपॉन EC इज इक्वल टू, अब उस तरफ है AE डैश प्लस E डैश C, तो AE डैश प्लस E डैश C, इन दोनों को भी अगर हम जोड़ते हैं AE डैश और E डैश C को, तो हमें क्या मिलेगा, AC ही मिलेगा। तो इसलिए यहां पे ये हो जाएगा AC अपॉन E डैश C, ठीक है। तो अब AC से ये AC कैंसिल हो जाएगा और उसके बाद हम क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर दें तो EC इज इक्वल टू E डैश C आ जाएगा। ये बात समझ में आ रही है कि EC इज इक्वल टू E डैश C हो जाएगा। अब खुद ही सोचो कि अगर E और E डैश अलग अलग पॉइंट है तो EC और
ई डैश सी सेम कैसे हो सकते हैं, है ना। तो अगर EC और E डैश सी सेम है, ये कब हो सकता है, ये सिर्फ और सिर्फ एक ही केस में हो सकता है जब E और E डैश हमारा सेम पॉइंट हो जाए। ये तभी हो सकता है EC इज इक्वल टू E डैश सी जब E और E डैश हमारा सेम पॉइंट हो जाए, यानी कि E और E डैश कोइंसाइड कर जाए। तो अगर E और E डैश हमारा कोइंसाइड कर जाएगा तो ये जो DE डैश है वो एक्चुअली DE डैश ना होके DE ही हो जाएगा, क्योंकि E भी E डैश के ही बराबर है। तो जब दोनों सेम ही पॉइंट है, इसका मतलब DE को ही हम DE डैश भी लिखेंगे और DE डैश का मतलब वो क्या हो जाएगा, वो DE होगा। इसका मतलब जो हमने माना था कि DE हमारा पैरेलल लाइन नहीं है, इसका मतलब क्या हो गई कि DE हमारा पैरेलल लाइन है, क्योंकि DE डैश अगर हमारा पैरेलल लाइन है और E हमारा E डैश के बराबर है, इसका मतलब अगर DE डैश पैरेलल है तो DE भी पैरेलल होगा BC के। ठीक है, बस इतना लिखना है इसमें कि दिस इज पॉसिबल only when E and E dash coincide। ठीक है, दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन E and E dash coincide। और जब ये E और E dash coincide करेगा, इसका मतलब अगर E और E डैश हमारे कोइंसाइड कर रहे हैं, इसका मतलब E इज इक्वल टू E डैश। इसका मतलब E और E डैश जो है वो हमारे इक्वल हो गए। अब सिंस DE डैश इज पैरेलल टू BC, क्योंकि यही हमने माना है कि DE डैश हमारा पैरेलल टू BC है। अब हम ये जो DE डैश है, E डैश की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं भाई, E लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा DE इज पैरेलल टू BC। ठीक है, प्रूव, यही हमें प्रूव करना है। ठीक है, एक बार देख लो। हाँ, क्या होगा, अच्छा अच्छा, जहां से 1 ऐड किए वहां से फिर से समझाना है। तो देखो भाई, AE by EC is equal to AE dash by E dash C आया था। अब इसके बाद हमने दोनों तरफ +1 किया है। अब +1 करने का एम क्या था भाई, कि जैसे ही हमने +1 किया तो ये EC और 1 का एलसीएम EC हो गया। अब EC से EC एक बार में कैंसिल होगा, तो 1 से हमने AE को मल्टीप्लाई किया तो AE ही आया। फिर प्लस 1 से हमने EC को डिवाइड किया तो कितनी बार में जाएगा, EC बार में ही जाएगा। और EC को हमने 1 में मल्टीप्लाई किया तो EC आ गया, AE प्लस EC हो गया ऊपर, इज इक्वल टू, अब राइट हैंड साइड में भी सेम चीज हमने किया है, E डैश C और 1 का एलसीएम लिया है तो E डैश C आया। अब E डैश C से E डैश C को अगर हम कैंसिल करें तो 1 आएगा और 1 का मल्टीप्लाई हम AE डैश में करेंगे तो AE डैश आएगा। फिर प्लस है तो प्लस, फिर 1 से E डैश C को हमने डिवाइड किया तो E डैश C आएगा। फिर E डैश C का मल्टीप्लाई हम 1 में करेंगे तो E डैश C ही आएगा। अब इस फिगर में हमको देखना था, इस फिगर में यहाँ पे A था कि AE प्लस EC, AE प्लस EC कितने के बराबर होगा, AC के बराबर होगा। तो वहां पे जो AE प्लस EC था उसकी जगह पे हमने AC रख दिया। ठीक है, इसी तरह से राइट हैंड साइड में हमारा AE डैश प्लस E डैश C है तो AE डैश प्लस E डैश C, AE डैश यहाँ तक प्लस यहाँ से C तक, इन दोनों को भी अगर हम जोड़ते हैं तो हमें AC ही मिलता है। इसलिए राइट हैंड साइड में भी हमने AC ही लिख दिया। ठीक है, अब AC ऊपर में है, दोनों ऊपर ही है तो ये कैंसिल हो जाएगा।
ठीक है ना। अब फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे अगर, तो EC इंटू 1 EC हो जाएगा इक्वल्स टू E डैश C इंटू 1 E डैश C हो जाएगा। तो अब EC और E डैश C इक्वल हो गए। अब फिर से अगर हम इस फिगर में देखें कि EC और E डैश C दोनों तो अलग अलग पॉइंट है ना यहाँ पर इस फिगर के हिसाब से, तो फिर भी कह रहा है कि EC और E डैश C बराबर है। तो EC और E डैश C बराबर कब हो सकते हैं भाई, जब E और E डैश सेम पॉइंट हो। जब तक वो दोनों अलग अलग पॉइंट रहेंगे, वो दोनों का डिस्टेंस E का C के साथ डिस्टेंस और E डैश का भी C के साथ डिस्टेंस वो कभी इक्वल नहीं हो सकता है, ठीक है। इसलिए EC और E डैश C एक ही केस में पॉसिबल हो सकते हैं, जब E और E डैश हमारे कोइंसाइड कर जाएं, सेम पॉइंट हो। जब सेम पॉइंट हो जाएगा तो E और E डैश सेम हो जाएगा। अब E और E डैश हमने सेम लिख दिया, इसलिए E और E डैश हमारा सेम है। अब चूंकि हम मान के चले थे कि हमारा जो DE डैश है वो हमारा पैरेलल है BC के, क्योंकि पहले तो हमने माना था ना कि DE BC के पैरेलल नहीं है। तो हमने माना क्या था कि DE डैश को हमने BC के पैरेलल माना था। तो DE डैश पैरेलल टू BC हमने माना था, और E डैश क्योंकि E के ही बराबर है तो यहाँ पे E डैश की जगह हमने E कर दिया है, तो DE पैरेलल टू BC हो गया, ठीक है। तो DE जो पहला वाला लाइन था वही हमारा थर्ड साइड के पैरेलल हुआ, यही हमें प्रूव करना था। समझ में आया कुछ? तो चलो भाई आगे चलते हैं। नेक्स्ट है एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं आज। एक्सरसाइज 6.2। अच्छा देखो 6.1 तो पहले छूट गया भाई, तो पहले 6.1 को कर लेते हैं, फिर एक्सरसाइज 6.2 पे आते हैं। एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 1। देखो fill in the blanks using the correct word given in brackets। तो पहला है all circles are congruent or similar। ये हमें बताना है कि कोई भी कितने भी रेडियस का सर्कल हो, चाहे हम छोटा सर्कल बनाएं, एक बड़ा सर्कल बना दें, या फिर कोई भी और एक सर्कल बना दो, डिफरेंट डिफरेंट रेडियस है सबका, ठीक है। तो अब कह रहा है कि कोई भी रेडियस का अगर सर्कल है तो वो सिमिलर होते हैं या कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो देखो भाई कोई भी दो सर्कल कॉन्ग्रुएंट तभी हो सकता है जब दोनों का रेडियस सेम हो, ठीक है। अगर हमारे रेडियस अलग अलग हैं तो वो कभी कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते, लेकिन चूंकि उनका शेप सेम है, शेप चूंकि सेम है, सर्कल ही है सारे के सारे, इसलिए वो सिमिलर होंगे। तो जो फर्स्ट पार्ट है उसका आंसर सिमिलर होगा। नेक्स्ट सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में है ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट। तो सेम क्वेश्चन, इसमें भी हम एक छोटा स्क्वायर भी बना सकते हैं, बड़ा स्क्वायर भी बना सकते हैं। जैसे सपोज हमने ये स्क्वायर बना दिया, या फिर एक बड़ा स्क्वायर बना दिया, ठीक है। तो अब अगर तुम्हें पूछा जाए कि ये दोनों स्क्वायर हैं, ये कॉन्ग्रुएंट है या सिमिलर है, तो आंसर होगा सिमिलर है, क्योंकि दोनों स्क्वायर है, दोनों का शेप सेम है, लेकिन दोनों का साइज सेम नहीं है। और कॉन्ग्रुएंट होने के लिए शेप और साइज दोनों सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे सिर्फ शेप सेम है, स्क्वायर ही है, इसलिए ये सिर्फ और सिर्फ क्या होगा भाई, सिमिलर हो सकता है, जरूरी नहीं है कि ये कॉन्ग्रुएंट भी हो, इसलिए इसका भी आंसर हमारा सिमिलर ही होगा। नेक्स्ट ऑल, फिर फिल इन द ब्लैंक्स है ट्रायंगल्स आर सिमिलर, और
सिमिलर और ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ये बताना है भाई। आइसोसेलेस ट्रायंगल और इक्विलैटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर, तो इक्विलैटरल होगा क्या भाई? इक्विलैटरल ट्रायंगल, कोई भी इक्विलैटरल दो ट्रायंगल ले लो। सपोज हमने एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाया, ये सपोज 2 सेंटीमीटर के हैं, और एक दूसरा इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाया, ये सपोज 4 सेंटीमीटर के हैं, सबके सब साइड, तो ये सिमिलर ही होगा क्योंकि करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो देखो भाई सेम है, 2/4 2/4 2/4 1/2 आएगा। तो कोई भी करस्पॉन्डिंग साइड्स हम ले लें और उसका रेशियो निकालें तो इक्वल आएगा, इसलिए इक्विलैटरल ट्रायंगल ही यहाँ पे आंसर होगा। नेक्स्ट, फोर्थ पार्ट, 2 polygons of the same number of sides are similar. 2 polygons of the same number of sides are similar if their corresponding angles are. तो कोई भी पॉलीगन है अगर और दोनों में सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं, तो वो सिमिलर कब हो सकता है भाई? जब उनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो वो इक्वल होने चाहिए। तो पहला जो ब्लैंक है उसमें इक्वल आएगा, एंड बी देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। ठीक है, सिमिलर में करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए और जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है उनका रेशियो इक्वल होना चाहिए। तो रेशियो इक्वल होने का मतलब है कि उनको प्रोपोर्शन में होने चाहिए। तो फर्स्ट ब्लैंक में इक्वल आएगा और सेकंड ब्लैंक में प्रोपोर्शन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव 2 डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर ऑफ, फर्स्ट है सिमिलर फिगर्स और दूसरा है नॉन सिमिलर फिगर्स। तो हमें 2 पेयर बताना है, डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स। तो देखो यहीं पे बना है सिमिलर फिगर की अगर हम बात करें, देखो भाई ये और ये, अगर हम इन दोनों सर्कल्स की बात करें तो ये सिमिलर फिगर है। ठीक है, ये एक 1 पेयर ऑफ सिमिलर फिगर हो गया। फिर 2 पेयर बोला है तो तुम इन दोनों स्क्वायर को भी ले सकते हो। ये जो 2 स्क्वायर बनाए हमने, ये दोनों भी तो सिमिलर ही हैं, तो इन दोनों को ले लो, बोलो ये हमारा सेकंड एग्जांपल है। और अगर तीसरा भी चाहिए तो ये तीसरा ले लो भाई, ये दोनों ट्रायंगल्स भी हमारे सिमिलर है। क्लियर? अब हमें एग्जांपल बताना है किसका, कि 2 एग्जांपल बताना है जिसमें नॉन सिमिलर हो, वो सिमिलर नहीं होने चाहिए। तो अगर सिमिलर नहीं होने चाहिए तो वो सिमिलर कब नहीं होगा भाई? जब दोनों का शेप सेम ना हो या फिर दोनों के करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो जो है वो इक्वल ना हो। या फिर हम ऐसा कह सकते हैं, सपोज एक स्क्वायर है हमारा, इसका हर एक साइड 2 सेंटीमीटर का है, और एक कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, सपोज ये हमारा 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर और ये 1 सेंटीमीटर। सपोज कोई ये तुम्हारा एग्जांपल है जिसका ये सब मेजरमेंट है। तो और अगर हम ये पूछे कि ये दोनों क्या सिमिलर हैं, तो ये दोनों सिमिलर नहीं है क्योंकि इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल सेम नहीं है। ठीक है ना? एक और कोई एग्जांपल अगर हम ले लें, तो एक कोई इक्विलैटरल ट्रायंगल ले लो, सपोज 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, और एक कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल ले लो, सपोज 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। सपोज हमने ऐसा कोई 2 ट्रायंगल ले लिया, पहले ट्रायंगल इक्विलैटरल है, 3 3 3 तीनों साइड हो जाएंगे, और दूसरा ट्रायंगल हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो इक्वल वाले साइड 2 सेंटीमीटर के हैं और तीसरा वाला साइड 3 सेंटीमीटर का है। तो ये दोनों भी हमारे सिमिलर नहीं होंगे क्योंकि करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल नहीं है। बात समझ में आ रही है? चलो अगला,
क्वेश्चन नंबर 3। हाँ हाँ क्यों नहीं लिख सकते, लेकिन उसका जो दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल भी हो सकते हैं, लेकिन दोनों का जो मेजरमेंट है वो अलग होगा। तुम्हारा बस तुम्हें ये चाहिए कि दोनों का करेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। State whether the following quadrilaterals are similar or not। तो देखो पहला जो फिगर दिया है वन 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर और 1.5 सेंटीमीटर। उसके बाद ये दिया हुआ है ये 90 डिग्री दिया है, चारों के चारों साइड 3 सेंटीमीटर के हैं। तो बताओ भाई ये सिमिलर होगा या नहीं होगा। अगर हम इसमें करेस्पॉन्डिंग साइड्स की बात करें, करेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो की बात करें, तो हमें दिख रहा है कि 1.5/3 1/2 आएगा। हर साइड इसमें 1.5 है, जबकि इसमें भी हर साइड 3 ही है। ठीक, तो अब इसमें जो करेस्पॉन्डिंग साइड्स है उनका रेशियो तो इक्वल है, 1/2 है, लेकिन करेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी तो इक्वल होने चाहिए भाई। जो सिमिलर फिगर्स होते हैं उसमें जो हमारे करेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो भी तो इक्वल होते हैं, लेकिन जो इसमें जो है सेकंड फिगर में हमें हर एंगल 90 डिग्री का दिया हुआ है, लेकिन जो पहला फिगर है उसमें हर एंगल 90 डिग्री के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। ठीक है ना। और जिस हिसाब से फिगर दिख रहा है उसमें तो ये समझ में आ रहा है कि ये 90 डिग्री नहीं है। ठीक है, ये जो है रोम्बस टाइप का दिख रहा है। ठीक, और ये जो है हमारा स्क्वायर है, तो रोम्बस और स्क्वायर ये दोनों जो है 1.5 है और करस्पॉन्डिंग एंगल हमारे इक्वल नहीं है, इसलिए ये सिमिलर नहीं होगा। ठीक है, नॉन सिमिलर। क्लियर। तो चलो ये क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया, एक्सरसाइज 6.1 खत्म हो गया। अब इसके आगे हम 6.2 स्टार्ट करेंगे, लेकिन आज नहीं करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, यानी कि कल। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। कल जो सेकेंड एक्सरसाइज एक्सपेरिमेंट 6.2 उसको हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो।